नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे DSSB, PRT और TGT एंड अदर्स मैथ टेस्ट सीरीज़ की हमारी यह दूसरी सीरीज़ है। और आज इसमें हम जो 14/10/2018 को PRT का वह एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सभी क्वेश्चनों को फुल डिटेल के साथ समझेंगे। पेपर कोड था 1/18 और 16/17। ये 17 और 18 वाले दोनों एक साथ एग्जाम हुए थे। तो क्वेश्चन है, शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन है, ये आप सीक्वेंस देख लेंगे मास्टर सेट में कि कितने नंबर पर है। हम यहाँ पर ओनली 1 2 3 ऐसे डालेंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 3। आप कैसे चेक करेंगे? आप DSSB का मास्टर सेट ले लेंगे, उसके हिसाब से देख लेंगे एक्चुअल सीक्वेंस इसकी क्या थी। एक व्यक्ति 20 वर्षों में 66,000 रुपये बचाता है, यानी एक व्यक्ति ने 20 साल में कुल 66,000 रुपीज़ बचत की, उसने सेविंग की। प्रत्येक कर्मिक वर्ष में वह 200 रुपये अधिक बचाता है। यानी प्रत्येक कर्मिक वर्ष में क्या है, जैसे आज उसने 100 रुपये बचाई, तो अगला साल जब आएगा तो वह 200 रुपये ज़्यादा बचाएगा अगले साल से। यानी इस साल यदि 100 बचाए तो अगले साल 300 बचाएगा। प्रत्येक कर्मिक वर्ष में वह 200 रुपये अधिक बचाता है जितना पिछले वर्ष बचाया था। ठीक है, उसने प्रथम वर्ष में कितने की बचत की थी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो बताओ उसने प्रथम साल में कितने की बचत की थी। आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि एक व्यक्ति ने 20 सालों में 66,000 रुपये बचाए हैं, 66,000 रुपीज़ उसने सेव की है, और हर साल पिछले साल से 200 रुपये अधिक बचाता है। हर साल एवरी ईयर पिछले साल से 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो सेव करता है। तो देखिए, इसका मतलब यदि उसने पहले साल, हम एक रैंडमली ले रहे हैं वैसे ही, कि पहले साल यदि उसने X रुपये बचाए थे, पहले साल उसने यदि X रुपये बचाए थे, ये फर्स्ट ईयर हो गया। अगले साल उसने X + 200 बचाए होंगे, ये दूसरे साल हो गए। और थर्ड ईयर उसने बचाए होंगे X + 400, 400 रुपये। पहले साल यदि X बचाए, अगले साल X + 200, X + 400, और ऐसे ऐसे बचाता हुआ चला गया वह 20th साल तक, 20th ईयर तक, 20 ईयर तक, 20 सालों तक उसने ऐसे ऐसे बचत की है। जो अंत में उसने टोटल किया तो पता चला कि उसने 66,000 रुपीज़ बचत कर ली। 66,000 रुपये की उसने बचत कर ली है पूरे 20 सालों में। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले साल बचाता है X रुपये, दूसरे साल X+, और ऐसे बचाते बचाते वह 20 सालों में कुल 66,000 रुपये बचा लेता है। देखो, एक वैसे समझा रहे हैं हम, माना पहले साल उसने 2 रुपये बचाए, अगले साल 4, अगले साल 6। जब इस तरह से सीरीज चलती है तो उसे हम AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? इसमें हर जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर रहता है। देखो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म डिफरेंस 2, थर्ड, सेकंड और थर्ड डिफरेंस 2, इसे कहते हम AP। यानी इसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है जो हर फर्स्ट और सेकंड, अगले सेकंड और थर्ड, ऐसे थर्ड एंड फोर्थ, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये सीरीज चलती रहेगी। इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहां भी ऐसा ही होगा, तो ये एक AP बन जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है, AP। अब टर्म कितनी होगी इसमें? 20 टर्म होगी, 20 टर्म होगी। क्यों? कि उसने 20 साल तक बचाया है। तो AP का हम कह सकते हैं सम ऑफ 20th टर्म। इसका एक फॉर्मूला है, वो है n/2 into 2a + n - 1 into d
इंटू डी, और इक्वल में ये सम आ जाएगा 66। ये दिया हुआ है, ये उन्होंने दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला हो गया इसका भाई, देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां पर कितनी टर्म है, 20 टर्म है। क्यों, क्योंकि उसने 20 साल तक पैसे बचाए हैं, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 20 टर्म होगी नंबर ऑफ टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म हमने यहां पर क्या मानी, x मानी। आप यहां पे a भी मान सकते हैं, हमने x मानी हुई है। d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 200 रुपए है। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 200 है। ये डिफरेंस शुरू से आखिरी तक रहता है, हर साल रहता है। फर्स्ट साल भी 200, अगले साल भी 200, और उससे अगले साल भी 200। इसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। तो फार्मूला सम ऑफ nth टर्म का जो फार्मूला है, यहाँ पर टर्म कितनी होगी, 20 टर्म होगी। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी, और इज इक्वल टू में 66,000। तो इस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करें। n कितना है, 20/2, और a कितना है, 2 फॉर्मूले का हिस्सा है। a हमने यही तो निकालना है। यहाँ आप a भी लग सकते हो या x भी लिख सकते हैं, जो क्योंकि हमने a अपना क्या माना, x माना है। आप a भी रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं। प्लस 20-1, और d कितना है, 200, ये आ गए 66। अब ये तो कट जाएगा, यहाँ पे ये 10 आ गया, दिक्कत, अच्छा ये 10 आ गया, ये आ गया 2x प्लस 1 घटाएंगे, 20 में से 1 गया, 19 बचेंगे, और 19 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 38 रुपये होगी। दिक्कत, इसको किसी में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस 38 इक्वल में 66, ठीक है। हाँ, अब देखो ये 10 इसके साथ था, ये इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीपल में है, तो आप यहीं पे सोल्व करना चाहो तो इससे 1 0 काट सकते हो। इस 10 को हमने इसके नीचे ला करके डिवाइड में ला करके काट दिया, ठीक है। अब बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं ये साइड मिटा रहा हूं। आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला है ये वाला, जो फॉर्मूला है इसका डिटेल है। सम ऑफ 20 टर्म में n नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 20, जो n माना है हमने, n माना है, n नंबर ऑफ टर्म n। a क्या है, फर्स्ट टर्म, यहाँ पर x मानी है, और d क्या था, कॉमन डिफरेंस, जो इसमें 200 है। 200 है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है हर साल पिछले साल से 200 रुपए वो अधिक कमाता है। ये साइड हम मिटा रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसमें क्या बच गया, देखो 2x प्लस 3800 रुपये और इक्वल में 6600 रुपये, ये बच गया 2x। ये 3800 इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस कर लो इसमें से 3800 रुपये, कितने बच जाएंगे, 0 0, 16 में से 2 8 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 2800 रुपये। कैलकुलेशन चेक कर लेना है, कितने बच गए, 2800 रुपये। हाँ ठीक है, 16 में से 8 गए 8, 5 में से 3 गए 2, तो ये भी इस यहाँ से कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1400 रुपये। यानी उसने फर्स्ट साल में 1400 रुपये बचाए थे, पहले वर्ष में उसने 1400 रुपये बचाए थे, और ऐसे करता करता अगले साल में कितने बचाएगा भाई वो, पहले साल में 1400 प्लस फिर 200 जोड़ दिया होगा उसने 1600 रुपये, फिर इसमें 200 जोड़ दिया होगा 1800 रुपये, है ना। और ऐसे ऐसे बचत करता चला, और एंड में उसको कितने मिले
66,000 मिले, 66,000 उसको एंड में मिले। बहुत ही आसान सवाल है, ये अगर फॉर्मूला आपके याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। दिक्कत, अच्छा सवाल है, डीएसएसबी में आया है पीआरटी में। नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 1000 उपभोक्ता के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि ये 720 होंगे भाई, है ना, हाँ, कि 720 उपभोक्ता ए उत्पाद को पसंद करते हैं, 450 यानी 450 उपभोक्ता बी उत्पाद को पसंद करते हैं। तो यह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि टोटल कंज्यूमर थे 1000 में से 720 तो ऐसे हैं कि वो ए प्रोडक्ट पसंद करते हैं, मानो लक्स है उसको पसंद करते हैं, और उसमें से 450 कंज्यूमर ऐसे हैं जो बी प्रोडक्ट, हमाम मान लो, हमाम साबुन को पसंद करते हैं। तो आपसे पूछ लिया कि वह संख्या बताओ कि जो दोनों पसंद करते हैं। हो सकता है ऐसा भी भाई कोई दोनों पसंद करता हो, किसी को लक्स से नहाना भी पसंद हो और किसी को हमाम से नहाना पसंद हो, दोनों से हो सकता है। तो देखो, ए करते हैं पसंद 720, ठीक है, बी करते हैं 450, तो टोटल कितने कंज्यूमर हो गए? इस ऐसे देखें तो प्लस कर देंगे 1170। टोटल कंज्यूमर थे 1000, पसंद करने वाले आ गए 1170, तो कितने हो गए ऐसे जो दोनों को पसंद करते हैं? 170। ये आंसर हो गया 170। मजा नहीं आया, है ना? नहीं आया होगा मजा। देखो भाई, हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे। एक ऑफिस है, ठीक है, उस ऑफिस में 50 लोग कार्य करते हैं। उस ऑफिस में कुल 50% जो है वो कार्य करते हैं, 50 लोग कार्य करते हैं। पीएन आता है और पूछता है बताओ चाय कौन पिएगा, टी कौन पिएगा, हाथ खड़े करो। तो 30 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो टी पिएंगे। पीएन ने नोट कर लिया कि हाँ भाई 30 चाय पीने वाले हो गए। फिर पूछा कि बताओ कॉफी कौन पिएगा, हाथ खड़े करो। तो फिर हाथ खड़े हुए ऑफिस में 25 लोगों ने कहा हम कॉफी पिएंगे। ऑर्डर लेके चला गया, है ना, ऑर्डर लेके चला गया। पीएन ने जाकर के देखा कि ये तो ऑर्डर 55 का हो गया, 55 का ऑर्डर हो गया, 55 का हो गया ना, लेकिन स्टाफ काम करते हैं 50 ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 व्यक्ति काम करते हैं हमारे पास 50, तो 5 व्यक्ति ये ऐसे व्यक्ति है, जब पीएन ने पूछा कि चाय पियोगे, बोला हाँ जी पिएंगे। फिर पूछा कॉफी पियोगे, बोला हाँ जी पिएंगे। यानी 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टाइम पे हाथ खड़ा किया होगा। तो यही तो संख्या आ जाती है जो दोनों को पसंद करती है। ऐसे इसमें सेम है, जब उनसे पूछा गया, क्योंकि एक सर्वेक्षण किया गया है, वो यूज नहीं कर रहे, एक सर्वेक्षण किया गया है, बोला बताओ ए प्रोडक्ट को पसंद करते हो, कोई प्रोडक्ट होगा ये ए, उसने तो उसमें से 720 लोगों ने कहा हाँ जी करते हैं। फिर पूछा होगा जी बी को बताओ कौन करते हैं, तो 450 उपभोक्ताओं ने, कंज्यूमर ने कह दिया हम बी करते हैं। टोटल कितने हो गए भाई? 1170। लेकिन जो सर्वेक्षण किया गया था, जो पूछा जा रहा था, वो केवल 1000 थे, है ना, 1000 थे। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम इसमें से 1000 घटा दे तो 170 वे व्यक्ति आ गए जिन्होंने दोनों प्रोडक्ट को पसंद करने के लिए हाथ खड़ा किया होगा। दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट को जोड़ करके 1000 में से घटा देना था, क्योंकि 1000 ज्यादा तो हो नहीं सकते ना, उपभोक्ता ही 1000 है, तो 1170 कैसे आ जाएगा? तो इसका मतलब जो 170 है वो वे हैं जो दोनों प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं।
नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कहता है एक धनराशि 12 वर्षों में 12 ईयर्स में साधारण ब्याज की दर पर स्वयं को 2 गुना कर लेती है। यानी आप 1 रुपये लगाओगे तो 12 साल बाद आपको 2 रुपये मिलेंगे। 1 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया और 1 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। 3 वर्षों में स्वयं को, सॉरी ये पूछा है तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में ये क्या होगा, कितने वर्षों में स्वयं को 3 गुना कर लेगी, कितने वर्षों में स्वयं को 3 गुना कर लेगी। यानी एक धनराशि 12 साल में तो कर लेती है अपने आप को 2 गुना, तो आपको बताना है कि कितने सालों में स्वयं का 3 गुना कर लेगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में SI, सिंपल इंटरेस्ट को क्या है हम लिखा है, हमने SI लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल P इंटू R बाई 100 इंटू T। T माने टाइम, T माने टाइम। आप हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन दर बटे 100 गुणा में समय। ये साधारण ब्याज का फार्मूला है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सालों में 12 ईयर्स में, यानी कि आप 1 रुपये लगाओ तो आपको 2 रुपये मिलेंगे। ये ना 1 रुपये लगाओ तो 2 रुपये मिलेंगे। तो पहले कुछ अगर हम इस यहाँ तक ही देखें, इसको कि 2 गुना कर लेती है, यहाँ तक ही देखें तो हमें यहाँ पर ब्याज भी दिया हुआ है ना भाई, सम को 2 गुना कर लेती है तो ब्याज भी दिया हुआ है ना। इंटरेस्ट कितना हो गया, यानी ब्याज कितना हो गया है, ब्याज 1 रुपया हो गया है ना। ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, ये मिश्रधन हो गया, तीनों चीज दी हुई है और हमें टाइम भी दिया हुआ है। 12 वर्षों में साधारण ब्याज पर स्वयं को दुगुना कर लेती है। ये मेरे को टाइम कुछ अलग लग रहा है। ये 12 वर्ष और 6 महीने और हैं इसमें। जो टाइम है ये 12 वर्ष और 6 महीने हैं भाई। 12 वर्ष 6 माह, ये है भाई प्रॉपर क्वेश्चन। 12 वर्ष 6 माह, यानी अब हमें तीनों चीज दी हुई है। क्या हमें प्रिंसिपल भी पता है, ब्याज भी पता है, समय भी पता है, तो क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखो पता नहीं 1 रुपये लगाया था, ठीक है भाई 1 रुपये लगाया था, रेट क्या थी पता नहीं, R बाई 100 दर बटा 100 पता नहीं क्या थी, टाइम कितना था 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष को देखो आप कैसे लिख सकते हो, 12 सही 1/2, 12 साल पूरे और 6 महीने को आधा साल। तो ये लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। तो टाइम कितना हो गया 25/2। और इंटरेस्ट कितना मिला हमें 1 रुपया। ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट कितना मिलता है 1 रुपया, तभी तो डबल होगा। यहाँ ब्याज आता है, साधारण ब्याज का फार्मूला है ये, यहाँ पर क्या आता है ब्याज आता है। तो यहां से क्या आ जाएगी, बड़ी आसानी से हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। काट लो 4 दूनी 8, रेट आ गई 8%। कितनी आ गई 8%। आपको यदि समझ में नहीं आया हो कैसा कटा है तो इन दोनों को मल्टीपल करके और इस तरफ ले जाकर के पलट देंगे, ठीक है। लेकिन आप भी सीखिए भाई, ऐसे काटना सीखिए। तो R यहीं रह जाएगा और ये 4 और 8 इधर आकर के 8% बन जाएगा। अब हमारे पास रेट भी आ गई, रेट भी निकाल ली। अब दूसरा जो यहाँ पे कंडीशन है वो क्या कहता है, कितने वर्षों में श्रम को 3 गुना कर लेगी। कितने वर्षों में श्रम को 3 गुना कर लेगी। यानी 1 रुपये यदि हमने लगाया, 1 रुपये हमने लगाया तो कितने सालों में हमें 3 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन यही हो गया ना, यदि हम 1 रुपये लगाते हैं
तो कितने सालों में 3 रुपये मिले, यहाँ से इंटरेस्ट निकल गया आराम से। 3 रुपये मिले हमें किसके, मिश्र धन के, कंपाउंड के या अमाउंट के कह सकते हैं हम। 1 रुपया हमारा मूलधन था, प्रिंसिपल था, तो ब्याज हो गया 2 रुपये। 3 में से 1 घटाया 2 रुपये, ब्याज हो गया हमारा 2 रुपये। तो बस यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो। अब तो सारी चीजें हैं। 1 रुपये लगाया था, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, टाइम निकालना है कितने सालों में, टी इंटू रेट हमने निकाल ली, कितना है 8%, 8/100, यही करेंगे ना, 8/100। और कितने रुपए हो जाते हैं, 2 रुपये हो जाते हैं। कितने रुपए हो जाते हैं, 2 रुपये हो जाते हैं। तो इस टी को यहीं रख लो, यही तो निकालना है। और ये उस तरफ जा करके डिवाइड वाला मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल वाला डिवाइड हो जाता है। 2 × 100 ऊपर चला जाएगा और ये 8 नीचे आ जाएगा। आप यहीं पर भी इसको काट सकते थे, 4 और ये 25, तो क्या हो गया 25 ईयर्स, 25 साल। यानी वह धनराशि 25 सालों में अपने आप को 3 गुना कर लेगी, ये आंसर हो गया। तो इसमें हमने क्या करना था, पहले सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है। क्योंकि हम मान ले तो सारी चीजें आ जाएगी। हमने मान लिया, तो मान लिया कि 1 रुपये लगाया तो 2 रुपये मिलता है, 1 रुपये लगाया तो 2 रुपये मिलता है, तो 1 रुपये का ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला ये, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 इंटू टी, यानी मूलधन दर गुना समय। मूलधन 1 रुपये, दर हमने निकाल ली है, टाइम दिया हुआ है 12.5 वर्ष, और ब्याज कितना मिलता है ऐसे कैलकुलेट करने पर 1 रुपये आता है। तो यहाँ से रेट आ जाएगी, रेट आ गई। अब इसी रेट को हम सेकंड वाले में अप्लाई कर देंगे। 1 रुपये लगाएं और हमें 3 रुपये मिले, यानी ब्याज कितना मिला, 2 रुपये ब्याज मिला। तो यहाँ से साधारण ब्याज के फार्मूलों में 1 रुपये लगाया, टाइम पता नहीं क्या था, रेट 8/100, 8% है, ये हमने निकाली थी। क्योंकि रेट यहाँ भी दोनों जगह रेट क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो यहाँ रेट थी वो भी यही रेट रहेगी। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 25 ईयर। ठीक है, आप भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है आप वीडियो पॉज कर लें, करके देखें, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन फिर उसके बाद आप फिर वीडियो को प्ले कर लें, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो एज से रिलेटेड है। कह रहा 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़ा था, यानी आज से नहीं, आज से भी 3 साल पहले की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा। 3 साल पहले एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना था, ठीक है। 5 वर्ष के बाद, यानी आज से 5 वर्ष आगे, आज से 5 वर्ष बाद पिता पुत्र से 3 गुना बड़े हो जाएंगे, यानी पिता जो है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, हम दोनों की बता सकते हैं, पिता की पुत्र की। आप करना चाहे कर सकते हैं, मैं हट गया हूं, पॉज कर ले वीडियो, क्वेश्चन देख ले, बना ले। देखो भाई, पहले एक हम वैसे रैंडमली समझ लेते हैं। ये यदि किसी इंसान की लाइफ लाइन है, ठीक है, ये किसी इंसान की लाइफ लाइन है, आज वो यहां खड़ा, ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये पास्ट है उसका, और ये फ्यूचर हो जाएगा, ये फ्यूचर। ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़ा था। यदि आज हम मानते हैं x, बेटे की उम्र, आज हम मानते हैं बेटे की उम्र x, तो 3 साल पहले जाएंगे तो ध्यान रखेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, और आगे जाएंगे तो 5 साल इसमें प्लस करते हैं, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, आज से पीछे जाएंगे तो पास्ट में जाएंगे तो कम करेंगे 3 साल, आगे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब देखो, हम इसमें मान लेते हैं, क्या मान लें कि 3 साल पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़ा था। तो क्या मान लें भाई कि 3 साल पहले, आज से नहीं बात कर रहे हैं, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं,
3 साल पहले हमने मान लिया कि जो सन है, जो बेटा है उसका, जो सन है, जो बेटा है वो x ईयर का है, ठीक है, बेटा उसके x साल का है, सन लिखा है मैंने। तो फादर यानी पिता कितने साल का हो गया बताओ भाई? फादर कितना हो जाएगा? 4 गुना बड़ा है ना, तो 4x हो गया। भाई मैंने कहा कि मेरी उम्र यदि आज से 3 साल पहले 5 साल थी और मेरे पिताजी मेरे से 4 गुना बड़े थे, तो इसका मतलब मेरे पिताजी 20 साल के हो गए। क्लियर? ये ध्यान रखे, हमने माना है 3 साल पहले का। कब का माना है? ये 3 साल पहले का माना है, ठीक है। बेटा x था, फादर 4x था, ठीक है। वर्तमान में यदि हम लेके आए दोनों की उम्र को, वर्तमान में बेटे की उम्र होगी इतनी, होगी कि नहीं हो गई? और पिताजी की उम्र कितनी हो गई? 4x + 3। भाई दोनों में 3 साल जुड़ेगी तभी तो वर्तमान में आ जाएगी। ये है 3 साल, ये है 3 साल पहले की उम्र, ये x, और 4x भी 3 साल पहले की उम्र पिताजी की। आज की बात करें, ये वर्तमान की, ये प्रेजेंट की एज आ गई। 3 साल जोड़ देंगे, यहां भी 3 साल जोड़ देंगे, तो ये पिता और पुत्र की वर्तमान एज आ गई, ठीक है। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष के बाद, तो ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि पिताजी की उम्र बढ़ेगी, बेटे की उम्र नहीं बढ़ेगी। एज जो है दोनों की बढ़ेगी, ध्यान रखेंगे। 5 वर्ष के बाद पिता पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। ये पिता है, ये 3 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ये पिता जो है ये 3 गुना हो जाएगा। है कौन? नहीं, ये नहीं है, बेटा 3 गुना नहीं है। तो यदि हम एक इक्वेशन को बराबर करना चाहते हैं तो जो नहीं है उसको 3 से मल्टीपल करेंगे। दिक्कत, जो नहीं है उसको करते हैं, ये तो ऑलरेडी है, इसको 3 से कर देंगे तो फिर ये और भी बड़ा हो जाएगा, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। इसको करेंगे तभी तो ये इक्वेशन दोनों बराबर आ जाएगी। बस अब इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 3x + 8 और ये हो गया 4x + 3, सॉरी ये भी 8 हो जाएगा, 5 और 3 8। हाँ, ये आ गया 3x + 24, ये 3 से मल्टीपल हो जाएगा, 4x + 8। ये 4x इधर आ जाएगा, चलो लिख देते हैं। 3x - 4x इक्वल में 8, ये यहीं पर है 8, और ये 24 इधर चला गया, x इधर आ गया है, 4x इधर आ गया, माइनस का हो गया, तो 24 भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये x माइनस का बचेगा और ये भी किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, कितना? 16। तो x माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 16। ये क्या वैल्यू आई? ये पूछा है पिता की वर्तमान आयु, ध्यान रखेंगे। और ये जो आई है ये 3 साल पहले की उम्र आई है, 3 साल पहले की उम्र आई x। तो वर्तमान में यदि पूछी है पुत्र की, सन की प्रेजेंट एज पूछी है, तो देखो 3 साल पहले 16 साल का था, तो 3 साल जोड़ देंगे, 19 ईयर्स का आ गया, ठीक है। तो बेटा वर्तमान में कितना आ गया? प्रेजेंट में ये आंसर आ गए 19 ईयर्स, ये आंसर है। 19 साल का लड़का आ गया। देखो भाई, ये हमने 3 साल पहले की मानी x और उसकी भी 3 साल पहले की 4x, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि पिता पुत्र से 4 गुना बड़ा है। आज की बात करें तो ये प्रेजेंट आ जाएगी भाई, ठीक है। ये आएगी इनकी दोनों की वर्तमान, प्रेजेंट, ये आएगी वर्तमान एज इसकी, और इसकी वर्तमान एज ये आएगी वर्तमान। तो ये सन की और फादर की यानी पिता की पूछे तो क्या करेंगे? 4x 16 × 4 + 3, तो कितना हो गया? 48 + 3, पिता आ गया 51 ईयर का। दोनों को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा था, क्वेश्चन में केवल बेटे की उम्र पूछी थी, ठीक है। नहीं, ये कुछ और आ गया ना, गलत कर दिया मैंने। सिक्सटी 64 आएगा, ये कितना जाएगा? हाँ 67 आ जाएगा।
67 आ जाएगा, 4 गुना है ना, 16 चौकू 64 प्लस 3 67। दिक्कत भाई किसी को? हो जाएगा क्वेश्चन? शाबाश। अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, कोई मुश्किल नहीं आया है। क्या है, एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गांव ए से गांव बी जाता है। ठीक है, यानी ए गांव से बी गांव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है, और वापस आया तो फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आ जाता है। तो किसान की एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है, औसत गति उसकी क्या है? देखो, माना ये गांव ए है और इधर ये गांव बी है। ठीक है, ये जाता है 10 किलोमीटर पर आवर और आता है, वापसी में ये गया है। ठीक है, सेम। और फिर जब वापसी में आया तो आया 15 किलोमीटर पर आवर। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें जो दूरी है, डिस्टेंस सेम है भाई। ए से बी गया और बी से ए आ गया, जो दूरी है वो सेम है, लेकिन दूरी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इसका एक शॉर्टकट है, आप इसका शॉर्टकट ही याद कर ले, हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, और एक्चुअल में कैसे करना होता है वो भी बताएंगे, लेकिन आप इसका शॉर्टकट याद कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, औसत चाल पूछे, तो औसत चाल का फार्मूला है, औसत चाल या औसत गति, औसत चाल या औसत गति 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये याद कर ले आप, 2 इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई। यहां पर x क्या है, x है जो एक चाल जिससे गया 10 किलोमीटर पर आवर, और y क्या है जिससे वह वापस आया 15 किलोमीटर पर आवर। और 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि दूरी जो है डबल हो जाती है, वही दूरी जाता है और वही दूरी वापस आता है, डिस्टेंस यहाँ पर सेम होता है दोनों टाइम। तो फॉर्मूले में पुट करो, 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15। दिक्कत? पुट कर लिया। यह आ गया 2 इंटू 10 इंटू 15, और नीचे कितना आ गया, 25 आ गया। तो काट दो 5 से, 5 से, 5 3 से, और ये 5 2 जा 2 जा 4 12। तो उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड हो गई, वो आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी औसत स्पीड जो आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से ये फॉर्मूला याद कर लो, जिस स्पीड से जा 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, गया वो स्पीड और आया वो स्पीड का मल्टीपल इंटू 2 डिवाइडेड बाय 19 स्पीडों का योग, 19 स्पीडों का योग। डिटेल कराते हैं उससे पहले एक और ऐसा ही वैसे ही करा देते हैं। माना यहां पर होता कि जो किसान है, ठीक है, वो 10 की जगह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता। ठीक है भाई, और वापस आते वक्त 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर आपसे पूछे बताओ एवरेज स्पीड क्या है, क्वेश्चन बदल दिया 20 और 30, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और करके देखिए। क्वेश्चन क्या हो गया कि एक किसान 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 30 से आता है, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो डायरेक्ट करेंगे क्या, 2 इंटू एक्स क्या होगा आपकी बार 20 हो गया, और y कितना हो गया 30 हो गया, और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई 20 प्लस 30 की क्या आ गया 50, कट गया 0 से 0 6 दूनी 12 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। इसका ये आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन है उसका ये वाला आंसर है। ठीक है, जो हमने ब्लू पेन से अलग लिखा है उसका ये वाला आंसर है। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, उतारेंगे। अब मैं भी डिटेल बता देता हूं। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो फिर भाई आप शॉर्टकट से नहीं निकाल सकते।
डिस्टेंस अलग कैसे कि पहले वो गया 20 किलोमीटर और आता है 30 किलोमीटर, फिर नहीं निकाल सकते, फिर इस फॉर्मूले से निकलेगा जो अब हम आपको बताएंगे। डिस्टेंस बराबर है दोनों तरफ, तो ये याद रख लो, बहुत अच्छा है, जल्दी निकल जाएगा। इरेज कर दें, ये क्वेश्चन सेम है, इसी को डिटेल से बता रहे हैं। ये भी मिटा रहे हैं, वही पुराना वाला ही क्वेश्चन है हमारा। देखो देखेंगे भाई हमें पता है ना डिस्टेंस वही है, ठीक है। ये ए गांव है, ये बी गांव है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया बी गांव, और बी गांव से आया ए 15 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछा है हमसे, औसत चाल पूछा है। एवरेज स्पीड आप हिंदी में लिख लेंगे औसत चाल, एवरेज स्पीड औसत चाल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप कह सकते हो कुल दूरी बटे कुल समय, लिख लेंगे कुल दूरी बटा में कुल समय। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। डिटेल से करा रहे भाई, हमने शॉर्टकट से तो कर लिया, डिटेल से समझा रहे हैं, क्योंकि यदि ये डिस्टेंस बदल जाएगा ना तो डिटेल से निकल जाएगा। हाँ तो देखो, माना ये जो दूरी थी डी थी, डी जाता है डी आता है, डी फॉर डिस्टेंस, ये दूरी क्या थी, डिस्टेंस डी थी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी प्लस डी। दिक्कत, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी प्लस डी। और टोटल टाइम, भाई टाइम का क्या फार्मूला है, टाइम निकालने का, टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड। ये डिस्टेंस इस चाल से गया, ये टाइम आ गया है ना, ये टाइम आ गया, प्लस सेम डिस्टेंस और इस चाल से गया, ये टाइम आ गया। दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा। ये तो हो गया 2D, ऊपर तो D प्लस डी 2D। नीचे देखो एलसीएम ले ले भाई हम, 30, एलसीएम कितना आ गया 30, और ये कितना आ जाएगा भाई 3, 3D प्लस दिखाई दे रहा है 3D इंटू 2 2D। ठीक है भाई, अच्छा यही कर रहा हूं भाई मैं। ये तो आ गया 2D, ये 30 जो है ये ऊपर चला गया इंटू 30, ऊपर चला गया ना भाई, ये वाला 30 ऊपर चला गया, और ये इनमें से क्या कॉमन आ गया, डी कॉमन आ गया ना, डी कॉमन, तो कितना होगा 3 और 2 5, इंटू में 5। दिक्कत, ये वाला क्या भाई 3 और 2 5, डी कॉमन आ गया, डी दोनों में था तो कॉमन आ गया, तो यहां से डी से डी कट गया, 5 6 और 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। ये डिटेल है, आप डिटेल सीखे, क्योंकि जब यदि यहां पर डिस्टेंस बदल दिया जाए तो फिर आप मार नहीं खाएंगे। वैसे शॉर्टकट वाला भी याद रखे, शॉर्टकट क्या था, x2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये शॉर्टकट था, ये भी याद रखें। और ये हमारी डिटेल थी। दिक्कत भाई किसी को, फॉर्मूला जो एक्चुअल में एवरेज स्पीड का होता है, औसत चाल का, वो यही होता है टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे कुल समय टोटल टाइम। चलिए नोट कीजिए भाई, आगे चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन जो है वो एवरेज से है, और बहुत ही आसान सवाल है ये भी। क्या सवाल है देखेंगे, कह रहा है एक बल्लेबाज पाता है कि टेस्ट मैच में 11वीं पारी यानी 11th इनिंग के बाद 11वीं पारी में उसने एक शतक लगाया। शतक का मतलब है उसने कितने रन बनाए होंगे भाई, एक शतक में 100 रन होते हैं, ठीक है भाई, 100 रनों का एक शतक होता है, यानी उसने 11वीं पारी में 100 रन लगाए, 100 रन बनाए। उसकी 10 पारियों का यानी पीछे वाली 10 पारियों का 10 इनिंग्स का जो एवरेज है वो 5 रनों से बढ़ जाता है। पहले जितने भी रहे होंगे तो 11वीं पारी के बाद शतक लगाने से 5 रनों का एवरेज
बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसने 11 पारी खेल चुका, अब उसका एवरेज बताइए। देखो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो पहले डिटेल से देखते फिर इसको शॉर्टकट बताएंगे। डिटेल देखो भाई, हम मान लेते हैं क्या कि 10वीं पारी तक उसका कुछ ना कुछ एवरेज तो रहा होगा, तो वही मान लिया हमने, माना 10वीं पारी तक का औसत, ये मान लिया हमने, है ना, औसत। भाई 10वीं पारी तक उसका कुछ ना कुछ औसत रहा होगा, हमने x मान लिया। ठीक है कि 10th पारी का उसका औसत x रहा होगा। अब होता क्या है, यदि x उसका औसत है तो टोटल कितने हो गए, 10 पारियां खेली इंटू x, ये उसके टोटल रन हो गए 10 पारी तक, नहीं हो गए। भाई मैं कहता हूं कि मेरे 10 पारियों में 20 का औसत है, पारी खेली मैंने 10, तो टोटल रन कितने हो गए मेरे, 200 हो गए। भाई हर पारी में इसका मतलब 20-20 रन बनाए, तभी तो 10 पारी में 200 हो जाएंगे, तो यही हो गया। अब वो खेलने आया 11वीं इनिंग में, 11वीं पारी में, तो होता क्या है, वो 100 रन बना गया। अब ये उसका टोटल रन हो गए, ये उसके टोटल रन हो गए। ऐसा करने पर उसका जो एवरेज है वो 5 रनों से बढ़ जाता है, यानी x+5 हो गया होगा एवरेज। औसत 5 रनों से बढ़ गए, यानी x+5 हो गया औसत। ये तो आ गया उसका टोटल 11 पारी खेलने के बाद, और ये उसका आ गया औसत 11 पारी खेलने के बाद का। यदि इसको हम पारियों से मल्टीपल कर दें तो ये भी टोटल रन हो गए, ये टोटल रन, ये भी टोटल रन 11 पारी खेलने के बाद का, तो ये दोनों बराबर। और ये ध्यान रखिए, x जो माना है, x रन है, ये हमने माने हैं, ये 10वीं पारी तक का औसत माना है। भाई और फिर समझेंगे, शॉर्टकट बता देंगे, लेकिन समझिए। भाई 10वीं पारी तक उसका कुछ औसत रहा होगा, तो 10 का टोटल कितना आ गया, 10 इंटू एक्स। 11वीं पारी में 100 रन बनाए, तो ये टोटल रन हो गए। नया एवरेज कितना हो गया, x+5 हो गया, और इनिंग हो गई 11, तो ये टोटल हो गया। नया एवरेज नई पारी, नया औसत नई पारी, ये टोटल, दोनों टोटल बराबर। तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये तो हो गया 10x + 100, और वो कितना हो गया, 11x + 55। ये x इधर आएगा और ये 100 उधर जाएगा। लिख देते हैं एक बार, 10x - 11x इक्वल में 55 - 100, तो कितना बच गया है, यहां से माइनस का x बराबर माइनस के 45 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 45, 45 बोर्ड पे आ रहा है, हाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ये रन, ये जो औसत आया, ये 10 पारियों तक आया। डिटेल से सारा निकल जाता है, कहां तक का आया, ये 10 पारियों तक का औसत आया। हमसे पूछा कब का है, 11वीं पारी के बाद, तो ध्यान रखेंगे 11वीं पारी के बाद ये पूछा है। 11वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा, 10 पारियों का 45। 11वीं पारी में क्वेश्चन ही कह रहा है कि उसका 5 रनों से बढ़ जाता है, 11वीं पारी के बाद 50 आ जाएगा। ये आ गया आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना आ जाएगा, 50 रनों का उसका औसत आ जाएगा। ये डिटेल थी, डिटेल में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट देखेंगे। भाई देखो, जो एवरेज अगर मैं आगे भी करूंगा ना, एवरेज में उसका इफेक्ट मेरी सभी पिछली पारियों पे भी पड़ता है, ये हर जगह होता है। आप कमाई में देखेंगे, उसमें स्पीड में देखेंगे, उसमें रन बनाने में देखेंगे, उसमें खाना खाने में देखेंगे, उसमें जो आप आज कर रहे हो ना, अगर एवरेज निकालते हैं तो उसका इफेक्ट आपके पीछे वाले काम के ऊपर पड़ता है एवरेज में। तो हुआ क्या कि 11वीं पारी में आया, ठीक है, और 100 रन बना करके चला गया, 100 रन बनाए उसने, सेंचुरी लगाई है। शतक में कितने रन होते हैं, 100 रन होते हैं, ध्यान रखेंगे, एक सेंचुरी में 100 रन होते हैं। तो आता है और 100 रन बना करके चला गया। इससे हुआ क्या, उसकी 10 पारियों में
उसकी 10 पारियों में 50 5-5 के हिसाब से 50 रन बढ़ गए। उसकी 10 पारियों में 5 के हिसाब से 10 टोटल कितने बढ़ गए? 50 बढ़ गए। भाई हर एक में 5-5 बढ़ गए तो 10 पारियां खेली हुई थी तो कितने हो गए? हर एक में 5-5 बढ़ गए, 10 पारियां खेली हुई थी, 50 रन बढ़ गए ना टोटल पिछले वाले में, 10 वाले में। इसका मतलब हो गए, घटा देंगे तो कि 11वीं के बाद उसका 50 का एवरेज आ जाएगा। घटा के करेंगे, 11वीं के बाद उसका 50 का एवरेज आ जाएगा। ये शॉर्टकट हो गया आंसर। अच्छा, इसमें मुझे पता आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर एक ये जो फिगर आ गई एक जैसी आ गई। एक दोबारा देख लो एक तरीके से और आ रहा है, यहां बता देता हूं मैं, दोबारा यहां देख लेंगे। देखो 11वीं पारी में 100 रन बनाता है, शॉर्टकट है ये, देख लेंगे भाई। 11वीं पारी में 100 रन बनाता है, ठीक है। तो देखो 10 पारियों का औसत कितना रनों से बढ़ गया? 5 रनों से बढ़ गया। यदि आपको पुराने 10 वाले का निकालना है, पुराने 10 वालों का, तो 11 × 5 कितने करेंगे? 55। कितने आ गए? 45। ये आ गए पुराने 10 पारियों का औसत, और 5 रन का कह रहा है कि बढ़ गया, तो ये आ गया नया उसका औसत 11वीं पारी के बाद का। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी शॉर्टकट हो गया। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन परसेंटेज से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फिल्म की टिकट की दर यानी रेट है वो 150 रुपये थी, यानी एक फिल्म की एक टिकट जो है 150 रुपये मिलती थी, ठीक है। उसे 20% घटाया गया, यानी इस 150 रुपये को 20% कम कर दिया गया, इसके मूल्य में 20% कम कर दिया गया। ये छूट होगी मूल्य में, है ना। तो यानी इस 20% कम होने के कारण, ये मूल्य में छूट के कारण राजस्व 20% बढ़ गया। ऐसा होता है, जब भी टिकट कम होती है तो लोग देखने वाले ज़्यादा आते हैं तो रेवेन्यू बढ़ जाता है। राजस्व मतलब रेवेन्यू, यानी टिकट बिक्री से होने वाली आय इतना बढ़ गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि देखने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी जो फिल्म देखने आते थे उनकी संख्या में कितने % वृद्धि हुई। तो देखो भाई, एक फॉर्मूला है, टिकट प्राइस रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू टिकट प्राइस इनटू नंबर ऑफ व्यूअर्स, नंबर ऑफ व्यूअर्स, व्यूअर्स यानी देखने वालों की संख्या, जितनी टिकट की प्राइस है वो इनटू नंबर ऑफ व्यूअर्स, ये हमारी आय आ जाएगी, यानी रेवेन्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारा रेवेन्यू आ जाता है। ऐसे रेवेन्यू का हर कोई ऐसे निकालता है। भाई आपसे पूछे आपकी आय क्या है, तो कहोगे कितनी टिकटें बिकी, इतनी टिकटें बिकी। कितने लोग ने खरीदी, वही हो गए, नंबर ऑफ व्यूअर्स हो गए, यानी कितने लोग देखने आए, वही तो बात हो गई। तो ये हमारा रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इस 150 का कोई यूज नहीं है, इस 150 के बगैर यूज किया आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? किसी चीज में 20% कम कर दिया गया, 20% कम, ध्यान रखेंगे। परसेंट का मतलब होता है इसके नीचे 100 है, ठीक है, इसके नीचे क्या है? 100 है। यानी पहले कोई चीज यदि 100 रुपए की थी, अब घटा दिया 20 रुपए तो 80 रुपए की होगी। कम करने का अर्थ यही हो गया, पहले कोई चीज 100 रुपए की थी तो अब क्या हो गया? 80 रुपए हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख कर सकते हैं कि इसको काट देंगे, 1 5, यानी पहले कोई चीज 5 रुपए की थी, 1 रुपए घट गया, अब वो 4 रुपए की होगी, शॉर्ट में करने के लिए, ताकि आपका समय बचे। तो यानी टिकट जो पहले 5 रुपए की हुआ करती वो अब हो गई 4 रुपए की। दिक्कत? टिकट प्राइस इनटू मल्टीपल करेंगे नंबर ऑफ व्यूअर्स। भाई ये अपने आप में पहले 100 हुआ करते थे, अपने आप में पूरे के पूरे 100 हुआ करते, क्योंकि मैंने परसेंटेज निकालना है ना, क्वेश्चन में पूछा है। हाँ, परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज ही निकालना है, ठीक है। तो ये 100 होते थे, अब व्यूअर्स माना कितने हो गए?
x हो गए। ये 100 में प्लस माइनस करके आते हैं, ध्यान रखेंगे। ये ऐसे ही आए हुए, ये भी आए हैं। और रेवेन्यू कितना हो गया? रेवेन्यू कहता है 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। 20% का मतलब क्या है? फिर यहां देखो 20% का मतलब होता है 20/100, यानी पहले ये कभी 100 हुआ करता तो 20 रुपए और बढ़ गए, 120 हो गए, है ना, 120 हो गए। इसको आप शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे? ये पहले 5 रुपए रेवेन्यू मिलता था तो अब 6 रुपए मिलने लगे, पहले 5 रुपए मिलता था अब 6 रुपए मिलने लगे। तो यही हो गया, पहले कभी ये 5 रुपए होते थे अब 6 हो गए। ये यहाँ से आया है, ठीक है। यही क्या, 20/100 को हम ऐसे भी 120/100 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आगे कम पड़े। आप पूरा पूरा लिखेंगे तो कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, आंसर सेम आएगा। अब x को यहीं रख लो, ठीक है। इधर क्या है? 6/5। जो नीचे है ऊपर चले जाएंगे, पता है ना, डिनोमिनेटर वाला इज इक्वल टू के उस तरफ आता है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर, अंश का हर, हर का अंश। ये 5 और ये 100 ऊपर चले गए, और नीचे क्या आ गए? 4। दिक्कत, नीचे क्या आ गया? 4। तो काट दो, 5 से 5 कट गया, ये कट गया 25। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 25 क्या है? 150%। कितनी आ गई? 150। देखो हमसे पूछा है कितने % वृद्धि हुई, तो ये पहले कितना हुआ करता? 100 हुआ करता था, पहले कितना होता था? 100, अब कितना हो गया? 150। इसका मतलब हो गया बढ़ोतरी हो गई 50%। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमने अपनी क्लासेस में हर तरीके से ये कराया भी हुआ है कि कैसे कैसे करना होता है। इसमें 150 का कोई रोल नहीं है, या आपको भ्रम में डालने के लिए डाल दिया कि 150 रुपये थी, 20 रुपये घटा दिए, ये हो गया। आप इसके बगैर 150 से भी कर सकते हैं। देखो जल्दी में कैसे बनाएंगे, इधर देखेंगे भाई। 20% घट गया, यानी कि 20% का मतलब घट गया मैंने 4/5। पहले कोई चीज x देखने 100 देखने आते थे, अब माना x देखने आते हैं। रेवेन्यू हो गया 6/5। रेवेन्यू कितना हो गया? 6/5। हाँ फटाफट काट दो, 5 से 5 कट गया, 4 से कट गया ये 25। x बराबर है 25 × 150। ये पहले ये 100 हुआ करता, ये वाला 100 है, ध्यान रखेंगे, ये वाला वही। ये पहले 100 हुआ करता, अब कितना हो गया? 150। इसका मतलब क्या हो गया? ये 50% बढ़ गए, 50% बढ़ गए। फटाफट ऐसे करेंगे। दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर से है। क्वेश्चन ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। क्या कहता है? एक घटिया गुणवत्ता, यानी एक लो क्वालिटी की, आप ऐसे कह सकते हैं, लो क्वालिटी की चाय है, एक घटिया गुणवत्ता की 9 रुपए पर केजी वाली चाय को 13 रुपए 50 पैसे प्रति केजी वाली अच्छी गुणवत्ता की 100 किलोग्राम चाय के साथ किस मात्रा में मिलाया जाए कि उसकी औसत कीमत 11 रुपए पर केजी मिले? 11 रुपए पर केजी मिले। कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो तरह की चाय है। एक तो है घटिया क्वालिटी जिसके 9 रुपए पर केजी मूल्य है, 9 रुपए पर केजी, ध्यान रखेंगे, ये 9 रुपए पर केजी, यानी 1 किलो चाय 9 रुपए की। और एक अच्छी क्वालिटी की चाय है जिसकी कीमत 13 रुपए 50 पैसे। अच्छी बुरी कैसी है भाई? इसकी कीमत ज़्यादा है, इसकी कीमत कम है ना, तो अच्छी क्वालिटी की होगी। लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो है आपके पास, उसका टोटल क्वांटिटी दी हुई है 100 केजी, उसकी टोटल क्वांटिटी दी हुई है 100 केजी दी हुई है। तो कह रहा है कि इन दोनों को कैसे हम मिलाएं, दोनों को, कि हमें एक एवरेज मूल्य मिले, वो 11 रुपए पर केजी हो जाए, 11 रुपए पर केजी हो जाए। इसका मतलब क्या है? हमें इस घटिया वाली चाय की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ओरिजिनल क्यों दे रखी है 100 केजी, घटिया वाली चाय की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी कि 100 केजी के साथ कितनी हम 9 रुपए वाली घटिया क्वालिटी मिला सकते हैं, यदि हमारे पास अच्छी क्वालिटी की चाय 13 रुपए 50 पैसे है। ये हो गया क्वेश्चन। देखो इसे एलिगेशन से बनाए।
आप एक बात नोट कर लेना, अब ये जो एलिगेशन का रूल है ये हर जगह लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा ध्यान रखेंगे। जहां पर आपको 3 वैल्यू दी हुई हो, एक तो 9 रुपए पर केजी सेम वैल्यू, 13 रुपए 50 प्रति किलोग्राम और 11 रुपए पर केजी, ये भी पर केजी, ये भी पर केजी, ये भी पर केजी, यानी वैल्यू एक है, यूनिटी इनकी एक ही है, अलग नहीं। ये मत ले लेना कभी ये भी सोचो ये तो 4 हो गई, नहीं ये अलग है, ये 3 है या नहीं है। ये जब भी आपके पास 3 वैल्यू दी हुई हो, जिसमें से 2 वैल्यू, एक वैल्यू से एक छोटी मिले और एक बड़ी मिले, तो उस हर क्वेश्चन को आप एलिगेशन से बना सकते हो, चाहे वो जरूरी नहीं वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। देखो भाई ये थी घटिया गुणवत्ता वाली, हम यहां पे लिख लेते हैं घटिया वाली, ठीक है भाई, घटिया गुणवत्ता वाली चाय। और ये थी अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छी क्वालिटी वाली चाय। घटिया वाले का मूल्य है 9 रुपए, ठीक है, और बढ़िया वाली का मूल्य है 13 रुपए 50 पैसे, 13 रुपए 50 पैसे। हमने अभी क्या बताया था, 3 वैल्यू दी हुई हो, एक वैल्यू ऐसी हो जो एक से बड़ी और एक से छोटी, उसको हमेशा बीच में लिखो। ये है 11 रुपए वाली, इसको कहाँ लिखो, बीच में। देखो 11, एक वैल्यू कम एक वैल्यू ज्यादा, ध्यान रखेंगे बीच में वही वैल्यू आएगी जो एक से बड़ी हो और एक से छोटी हो, ऑलवेज, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एवरेज कीमत जो हमें निकालनी है ना, उसी को बीच में रख लो। तो एवरेज कीमत जो निकालनी है उसी को हम बीच में रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, 11 में से 9 घटाया 2, ठीक है भाई, 11 में से 9 घटाया 2, और 13.50 में से 2 घटाए कितना बचेगा, 11 2 13, ये बचा 2.5, इतना ही बचेगा 2.50। दिक्कत भाई हमने कुछ नहीं किया, बोर्ड पे नहीं आ रहा, छोटा लिख देते हैं भाई। देखो कुछ नहीं किया, 11 9 घटाया 2, और 13.50 में से 11 घटाए 11 2 13, हाँ कैलकुलेशन में देखते रहे ना, 50, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब है ये जो नीचे आती है ना, ये मात्रा आती है, अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटी। ये दोनों मात्रा का रेशियो आ जाता है, यानी क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है, दोनों का आता रेशियो ऐसे है, ये इसका घटिया वाली का ये और बढ़िया वाली का ये रेशियो आता है, ठीक है। घटिया वाली का ये और बढ़िया वाली का ये मात्रा का रेशियो आता है, ये वाला। अब इसको रेशियो बनाएंगे तो ये 250, इस तरह भी 2 जीरो लगा सकते हैं ना, अब ये जीरो इसकी खत्म हो जाएगी, इक्वल कर सकते हैं ना, तो काट लो, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 चौक 20 और 5 5 25 आ रहा है, हाँ 5 चौक 20 5 5 25, यानी यहाँ पर मात्रा का जो रेशियो आया वो आ गया 5:4, 5:4, यानी घटिया क्वालिटी जो थी वो 5 है, तो अच्छी क्वालिटी जो है वो 4 है। अब हमारे पास देखो अच्छी गुणवत्ता 100 केजी में है, यानी 4 की मात्रा 100 के बराबर है, रेशियो के हिसाब से देखें 4 की 100 के बराबर, तो 5 की कितने के बराबर होगी, ये क्वेश्चन हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, ऐसे कर लो, या तो 100 ऊपर लिख लो 4, यूनिटरी रूल का लगाया, इकाई का रूल लगाया है, 4 बराबर 100, तो 5 बराबर कितना 25, सीधा आ गया 125, लिख सकते हैं 125, यही हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमें 9 रुपए वाली चाय 125 किलो मिलानी पड़ेगी 13 रुपए 50 रुपए वाली प्रति किलो वाली चाय में, जो 100 ग्राम क्वांटिटी दी हुई थी, तब इसका मूल्य ये बीच का 11 रुपए हमें एक एवरेज वैल्यू मिलेगी। कहने का अर्थ ये है। तो कैसे करेंगे, ये घटिया लिख लिया बढ़िया लिखे, एवरेज बीच में, रिवीजन कर रहे हैं, बता रहे हैं, घटिया बढ़िया, उल्टा भी कर सकते हो, अच्छी वाली इधर बढ़िया वाली उधर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एवरेज बीच में, इसमें से 9 घटाया 2 आया, 13.50 में से 11 घटाया ये आया, इसका रेशियो बना लेंगे, दोनों तरफ बराबर करके रेशियो बना ले 5:4। 4 की मात्रा अच्छी क्वालिटी की है, 100 केजी दिया हुआ है, 4 बराबर 100, 4 बराबर 100,
तो 5 बराबर कितना 125। ना निकालना आए तो ऐसे निकाल सकते हो आप, 125 केजी, ये केजी में आएगा भाई, ध्यान रखेंगे, केजी किलोग्राम में। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें भाई। हाँ, नोट कर लो, आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन भी मिक्स प्रोपरेशन का है। यदि आपको मिक्स प्रोपरेशन नहीं आता है तो हमने पूरी की पूरी वीडियो YouTube पे डाली हुई है, कम उसमें 6-7 लगभग क्लासेज हैं। 6-7 क्लासेज में आप पूरा मिक्स प्रोपरेशन सीख सकते हैं। देखेंगे, टाइम एंड वर्क का नहीं है भाई, ये मिक्स प्रोपरेशन का क्वेश्चन है। देखेंगे क्या कहते हैं, यदि 10 व्यक्ति 7 घंटे रोज कार्य करके 5 दिनों में 8 पानी के टैंक बना सकते हैं। 10 व्यक्ति हैं, रोज 7 घंटा कार्य करते हैं, तो 5 दिनों में 8 पानी के टैंक बना देते हैं। ठीक है भाई, कितने दिनों में 6 घंटे रोज कार्य करके 12 व्यक्ति 36 पानी के टैंक बनाएंगे? तो कितने दिनों में 6 घंटे रोज कार्य करें और 12 व्यक्ति 36 पानी के टैंक बना देंगे? इसमें निकालना हमने नंबर ऑफ डेज निकालना है। ध्यान रखें, क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या बतानी है, दिन बताने, साफ साफ कह रखा है कितने दिनों में, ये निकालना में कितने दिनों। देखो इसे बनाएंगे MDH से। एक MDH का फार्मूला है, फार्मूला बड़ा आसान है, M इंटू D इंटू H। M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर हावर्स डिवाइडेड बाय W। W का मतलब होता है काम। काम आप क्या मानेंगे यहां पर? टैंक जो है ये काम है, पानी के टैंक। ध्यान रखेंगे ये वर्क है आपका, यही वर्क है। चाहे वो कोई सुरंग खोदे, चाहे वो कुएं बनाए, चाहे चेयर बनाए, चाहे वो टैंक बनाए, चाहे वो खाना खाए, ठीक है, कुछ भी करे वो काम माना जाता है। काम कहाँ रखेंगे? नीचे। ये एक इक्वेशन हो गई। इस एक इक्वेशन के बराबर में सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई W1। ये 1 कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं समझे, ये दिया हुआ है, ये निकालना है बस। दिए हुए में सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, निकालने वाले में कुछ इंफॉर्मेशन गायब कर देगा। इनमें से एक इंफॉर्मेशन गायब कर देगा, हम उसके जगह वही नाम लिख लेंगे और अपना क्वेश्चन कर देंगे। M फॉर मैन व्यक्ति, D फॉर डेज दिन, H फॉर हावर्स घंटे, W मीन्स कार्य वर्क। और वर्क क्या है यहाँ पर? 36 पानी के टैंक है और 8 पानी के टैंक है, ये दोनों वर्क है, वर्क। दिक्कत? तो देखो पहली की इक्वेशन क्या है? 10 व्यक्ति लिख लिया भाई, 10 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करते हैं, लिख लिया भाई 7 घंटे कार्य करते हैं, हावर्स आ गए। 5 दिनों तक कार्य करते रहते हैं, लिख लिए 5 दिनों तक कार्य करते रहते हैं। नीचे क्या लिखेंगे? कितने टैंक बनाए उन्होंने? 8 टैंक बनाए। कितने टैंक बनाए? 8 टैंक बनाए। बड़ा आसान है, इक्वल में इसके क्या कह रहा है तो बताना कितने दिन, डेज निकालने के लिए कह रहा है, वो D1 लिख लिया हमने, है ना, जो कह रहा है वो लिख लिया D1। आप सीधा D भी लिख सकते हैं। कितने दिनों में 6 घंटे रोज कार्य करे, ये लो भाई 6 हावर्स हो गए। 12 व्यक्ति है तो 12 व्यक्ति लिख लिया हमने, ठीक है। और पानी के टैंक कितने हो गए? 36। पानी के टैंक कितने हो गए? 36। आप वैसे इसको यहीं पे क्रॉस आउट कर सकते हो, लेकिन अगर ना भी समझ में आए कि कैसे कैंसिल आउट करें तो देखो यहां बता रहे हैं, आराम से दिख जाएगा। हाँ देखो, हाँ भाई देखो, अब ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने क्या? D की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब D की वैल्यू निकालेंगे, D को यहीं रख लो, या तो बोर्ड पे आ रहा है, ठीक है। D को यहीं पे रख लिया, ये आ गया 10 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये 8, ठीक है। और ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 6 इंटू 12, 6 इंटू 12। बोर्ड पे नहीं आ रहा है, बोर्ड पे नहीं आ रहा है, यहाँ देख लो भाई। D यहीं रख लेंगे, 10 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8
इंटू 6 इंटू 12 और ऊपर आ जाएगा 36। कुछ नहीं किया, नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ हमने नीचे कर दिए। कैलकुलेशन आपने करना सीखना होगा, ना समझ में आए तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लिया करो। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। ये चीज़ यहीं रख लिया, डी यहीं रख लिया, D1 निकालना था, और ये ऊपर आ जाएगा 36 ऊपर आ जाएगा, और ये 6 और 12 नीचे आ गया। काट दो, 3 पे कट गया, 12 थिया 36। अच्छा 3 दूनी 6, और ये कट गया 2 5 10। ये आ गया D1 इज इक्वल टू 25 175 डिवाइड बाई 8। और अब की बार एग्जामिनर ने इसका पूरा डिवाइड करने के बाद ही आंसर पूछा था, और जो आंसर आएगा ये आएगा 21 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे 875, ये इसका आंसर आएगा। ये ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आपको पूरा आंसर निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, नोट करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाई, आगे फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जब कोई एक सीरीज़ दी गई हो मल्टीपल में, तो उसमें दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होगी, हाउ मैनी जीरोज। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में, सीएपीएफ में, और जो यूपीएससी का सेकंड पेपर होता है सीसेट वाला, उसमें आते रहते हैं। तो देखिए, एक सीरीज दी हुई है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये करते करते 100 तक दी हुई है। और आपसे पूछेगा अगर ये सीरीज है तो इसमें इन सबको मल्टीपल करें तो इनके अंत में या दाईं तरफ, इस तरफ जीरो की संख्या कितनी होगी, कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे। अंग्रेजी में पूछेगा हाउ मैनी जीरोज आर देयर, और हिंदी में लिखेगा अंत में कितने शून्य होंगे, या लिखेगा दाईं तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी। तो पहले हम इसका डिटेल देखें कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे, उससे पहले हम इसको करेंगे कैसे वो सीख लेते हैं। तो इस तरह की सीरीज में आपने देखना है कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में 100 दिया हुआ है। इस 100 को 5 से मल्टीपल करेंगे। क्यों करेंगे ये हम अगले वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे, पहले आप समझिए। 5 से डिवाइड करेंगे 100 को। सीरीज में क्या देखेंगे, लास्ट वाला अपने डिजिट देखेंगे, अंतिम वाला अंक देखेंगे, उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये चला गया 20 पर, 20 पर चला जाएगा, कोई दिक्कत, 20 पर। रिमाइंडर को छोड़ देंगे। यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचा है, यदि यहाँ पर ऐसी संख्या होती जो रिमाइंडर बचा है 5 से डिवाइड करने पर, तो हम रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको जो क्वेश्चन आया है, जो भागफल आया है, उसे फिर 20 से करेंगे डिवाइड, 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20। और ऐसा हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा क्वेश्चन या भागफल 5 से कम ना बचे। 5 बचता है तो भी 1 पर जाएगा वो, जब तक करते रहेंगे जब तक 5 से कम ना बचे। अब क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में रिमाइंडर को छोड़ देंगे। यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 था, यदि कोई रिमाइंडर होता तो उस रिमाइंडर को भी छोड़ देते। अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का ऐड कर लेंगे, 20 + 4 24, यानी इस सीरीज को यदि हम मल्टीपल करेंगे तो जीरो की संख्या 24 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिक्कत, अब देखिए इसे आप जल्दी में कैसे बनाएंगे। जल्दी में बनाने के लिए आप एलसीएम की तरह इसे सोल्व करना सीखेंगे। एलसीएम, लेकिन एलसीएम में क्या होता था कि हम देखते थे कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा नहीं, इसमें वो नहीं देखना है। हमने केवल सोल्व करने के लिए इस तरह से लिखा है, यहाँ 100 लिखेंगे, 5 से डिवाइड किया 20, यदि रिमाइंडर बचा होता तो भूल जाते,
ठीक है, 5 से डिवाइड किया 20, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया 4। अब इसके आगे तो 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, बस इन दोनों को हम सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 20 और 4 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इनको जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। इसके लिए हम एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, इससे छोटा। मानो लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 और ये ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है 10 तक, और कहा है बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। देखो जीरो बनने के लिए हमारे पास, अगर हम वैसे देखना चाहें, अभी अभी हमने जो फार्मूला सीखा है उससे देखना चाहे तो क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 5 से करेंगे 2, तो आगे तो जाएगा नहीं, तो क्या कह देंगे इसमें 2 जीरोज होंगे। जीरो बनने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए होता है, 5 और 2, तभी 10 होगा और 0 आएगा। यानी 5 का पेयर चाहिएगा और हमें 2 का पेयर चाहिएगा। जब तक इन दोनों का पेयर नहीं बनेगा 0 नहीं बनेगा। तो इस तरह की सीरीज में 2 तो काफी बार आया होगा, 2 नंबर जो है काफी बार आया होगा, यहां आया, फिर 4 पे आया, फिर 6 पे भी आया होगा, फिर 8 पे भी आया होगा। चलो हम पूरा लिख देते हैं प्रॉपर, इंटू 6 इंटू 8 और इंटू 10। यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया और यहां भी 2 आया। दिक्कत तो 2 तो काफी बार आया होगा, लेकिन 2 आने से तो 0 बनेगी नहीं। 0 जब बनेगी जब साथ में उसके 5 भी आएगा, 5 भी आएगा। अब इसमें देखें 5 कितनी बार आया होगा, तो 5 देखो, अच्छा सॉरी, ये सीरीज जो थी 5 6 7 8 9 और 10 यहां तक है। ठीक है, तो जो 5 आए, 2 यहां भी आया, यहां भी 2 आया, यहां भी आया, यहां भी आया, लेकिन 0 तो नहीं बनेगी। 0 वहां पर बनेगी जहां पर 2 के साथ में 5 भी आएगा। तो यहां 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5, यहां भी 2 है, तो 2 तो आ गया 5 बार। तो क्या 5 0 बनेगी, नहीं, जहां 2 का और 2 का पेयर बनेगा वहीं पर 0 बनेगी। तो 5 कितनी बार आया, एक तो यहां आया 5 1 टाइम, और एक इसमें भी 5 है, 5 इंटू 2, एक यहां पर आया और एक यहां पर आया 5। दिक्कत, तो 5 जो आया वो आया 2 बार। तो जो पेयर बना 2 का 5 इंटू 5 का 2, तो पेयर बना वो 2 ही बार बना, 2 बार ही। तो हम क्या कहेंगे, 0 कितनी आएगी, 2 ही 0 आएगी। ये हमारी डिटेलिंग थी। जो पेयर बना 2 का 5 का वो केवल 2 ही बार बना, तो जो 0 आएगी वो हमारी 2 ही आएगी। ठीक है, अब देखिए इसे हम और भी अलग अलग तरीके से भी सीखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और ऐसे ऐसे करके 50 तक लिखा। चलो आज ज़्यादा लिख देते हैं, 1000 तक लिखा हुआ, 1000 तक ऐसे लिखा हुआ है। और क्वेश्चन वही है कि अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, अगर इन सभी को मल्टीपल करें तो शून्य की संख्या कितनी होगी। तो देखो फिर वही कंडीशन, इसमें 2 तो कई बार आया होगा, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 5 कितनी बार आया होगा। दिक्कत, इसमें 2 तो कई बार आया होगा, हमने क्या निकालना है, 5 कितनी बार आया है। तो 5 अगर देखेंगे तो वही तरीका अभी अभी हमने बताया था कि उसको एलसीएम की तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा और साथ में समय भी बचता है, क्योंकि टाइम कंजम्पशन भी हमें देखना है। तो 5 से करो 200,
फिर 5 से करो 40, फिर 5 से करो 8, और फिर 5 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 1। इतना ही जाएगा ना भाई। पहले हमने 5 से 1000 को डिवाइड किया तो 200 आएगा, फिर 5 को, फिर 200 को 5 से किया तो 40 आएगा, फिर इसको किया 8 आएगा, फिर इसको किया तो ये 1 पे ही जाएगा भाई। 8 तो 1 पे ही जाएगा, 5 1 जा 5 3। ध्यान रखिए 3 रिमाइंडर जो है ये भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। यदि यहाँ भी कोई रिमाइंडर बचता, यहाँ कोई ऐसी संख्या होती कि रिमाइंडर बच रहा है, तो उस रिमाइंडर को भी भूल जाते, केवल हम अपना क्वेश्चन लेते। तो नंबर ऑफ जीरोज, अंत में शून्य की संख्या, इन सभी का सम कर लेंगे। अंत में शून्य की संख्या इन सभी का 248 और 9, तो कितना हो जाएगा ये 249, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिक्कत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आप करके देखेंगे। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, और पॉज करने के बाद आप बना सकते हैं। ये ऐसे ही जा रहा है और ये जा रहा है 28 तक, और पूछा वही है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, दाईं तरफ जीरो की संख्या कितनी होगी। देखो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देख सकते हैं, फिर बाद में वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ये सीरीज लिखी हुई है और एंड में है 28, और हमसे पूछा है कि जीरो की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो तरीका वही 28 इंटू 5 से करो, 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर बचेगा उसे हम छोड़ देंगे। फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, कंप्लीट हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगी 0 6, कितनी जीरो आ जाएगी 6, नंबर ऑफ जीरो 6 हो जाएगी। दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर कोई संख्या रैंडमली लिख दी गई है और आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है रैंडमली लिखने के बाद, तो उसको हम कैसे करेंगे। हाँ, अब आपसे एक रैंडमली सीरीज दी हुई होगी, उसमें हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 12 और इंटू 8, और इसी में पूछ लिया हाउ मैनी जीरोज। यही सीरीज दी हुई है और आपसे पूछ लिया हाउ मैनी जीरोज। तो देखो इस सीरीज में फिर वही, इस तरह की सीरीज में आपको एक एक देखना पड़ेगा कि कितने 2 आए हैं, कितने 5 आए हैं। यदि 5 ज़्यादा आए हैं तो ध्यान रखेंगे 2 वाले लेंगे हम, और यदि 2 ज़्यादा आए हैं तो हम 5 वाले लेते हैं। कारण क्या है, जब तक 2 का और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक वो जीरो नहीं बनने वाली है। इस सीरीज में हमने देखने से पता चल गया कि इसमें 2 तो कई बार आए होंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 5 हमारे पास कम आए होंगे। तो हम देख लेंगे कि 5 कहाँ कहाँ आया। तो देखो एक तो यहाँ पर आया 1, दिक्कत, एक यहाँ भी आया 5, 5 ये क्या बनेगा 5 इंटू 2 तो 10 बनेगा, एक यहाँ पर आया 2, तो 5 आगे तो कहीं आया नहीं, हमारे पास केवल 5 2 बार ही आया। तो जो नंबर ऑफ जीरो होगी हमारा आंसर हो जाएगा वो 2 ही हो जाएगा। इस तरह की सीरीज में आप ध्यान रखेंगे 2 और 5 दोनों देखेंगे। यदि इसमें 5 कई बार आया होता तो हम फिर 2 देखते, तो फिर हमारा जो आंसर होता वो वही होता कि इसमें 2 कितनी बार आए हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कैसे पहचानेंगे 2 को, कैसे निकालेंगे किसी सीरीज में 2 कितनी बार आया। तो एक हम आपको ये भी सिखा देते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 1 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 4 और ये जा रहा है 11 तक। और आपसे पूछा है बताइए इसमें 2 कितनी बार आया होगा। 5 तो हमने सीख लिया, लास्ट डिजिट पकड़नी थी। ये भी सेम है, यह भी 5 की तरह ही है। ये आखिरी का पकड़ेंगे 11, ठीक है। और इसको जैसे हम भाग कर रहे थे 5 में, उसी तरीके से भाग करेंगे। आप अलग अलग भी भाग कर सकते हो, रिमाइंडर इसमें भी छोड़ देंगे, या हमने जो सीखा था जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। और रिमाइंडर यहाँ भी हम छोड़ देंगे। तो 2 5 पे गया, 10 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 5 10 रिमाइंडर बचा 1, उसको हम छोड़ देंगे। फिर 2 पे लगाना है, ये 2 पे ही लगाना है। क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ 2 सीख रहे हैं। इसमें क्या सीख रहे हैं? नंबर ऑफ 2। ये वहां पर काम आएगा जहां पर 5 की संख्या ज्यादा होगी किसी सीरीज में और 2 कम होगा, तो हम आंसर निकालने के लिए 2 को देखना पड़ता है, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं। तो 2 दूनी 4, फिर नंबर ऑफ छोड़ देंगे, अब तो ये होगा नहीं। और 2 1 जा 2, अभी जा सकता है ना, 2 1 जा 2। देखो 2 को 10 को 2 से किया तो 5 क्वेश्चन, 5 को 2 से किया तो 2 क्वेश्चन। अब फिर भी 2 हो सकता है, 1 पे हो सकता है। अब इस तरफ जितने भी आएंगे उन सभी का हम सम कर लेंगे। 2 5 7 और 1 8, सॉरी 2 दूनी 4 के बाद कुछ बचेगा नहीं, सॉरी यहीं तक जाएगा भाई, है ना, कुछ बचेगा नहीं, 1 बचेगा ना। रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम छोड़ते चले जाएंगे। देखो भाग करके दिखा देते हैं। 11 को 2 से करना है, 2 5 10, 1 बच गया, इसको छोड़ देंगे, इसको देखेंगे 5 को फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बच गया। अब ये भी जा सकता है, ध्यान रखेंगे, है ना, ये भी जा सकता है 2, इस वाले इसको छोड़ देंगे, ये वाला 2 लेंगे, लिया 2 1 जा 2। अब ये यहाँ कुछ बचा होता है उसे भी छोड़ देते हैं। यहाँ देखना है कि 2 से कम आना चाहिए, तो ये जा रहा है, एक बार और जा रहा है। तो कितनी बार हो गया? 5 2 7 और 1 8। यहाँ देखेंगे तो 5 2 7 और 1 8, कितना हो गया? 8 आंसर। ये जो 1 है ये वाला 1 है, ध्यान रखेंगे, ये वाला 1 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8। यानी इसमें नंबर ऑफ 8 कितने आएंगे? 8 आएंगे। नंबर ऑफ 0 नहीं निकाल रहे हम, क्या निकाले? नंबर ऑफ 2। तो कितनी बार आएगा? नंबर ऑफ 2। अब इसी सीरीज का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, और ये ऐसे ऐसे करते जा रहा है 25 तक। और पूछेगा बताइए हाउ मैनी जीरो आर देयर, या अंत में कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे। देखो ये जो सीरीज दी हुई है ये एक विषम संख्या दी हुई है, इवन नंबर दिया हुआ है। और आप जानते हो जो विषम संख्याएं दी हुई हो, इवन नंबर दिया हो, इसमें कहीं भी आपको क्या 2 नजर आया? कहीं भी ना 1 में, ना 3 में, ना 5 7 9 11 13 15, ऐसे ही चलेगा भैया, है ना। विषम सीरीज चलेगी, ओड नंबर चलेंगे। जब ओड नंबर की सीरीज दी हुई हो, विषम नंबर की सीरीज दी हुई हो, तो इसमें कहीं 2 आता ही नहीं है, नहीं आया। 5 तो कई बार आया है, 5 पे आया है, 15 पे आया है और 25 पे भी आया है, लेकिन 2 कहीं भी नहीं आया। तो पूछे कितने जीरो होंगे, तो कहेंगे एक भी नहीं, ध्यान रखेंगे, एक भी नहीं। या हम कह सकते थे 0 शून्य, क्या कहेंगे? 0, एक भी नहीं, कोई शून्य नहीं आएगा, 9 0। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे? 9 0 लगाएंगे। चलो अगला देखेंगे। एक ये भी है, यदि ऐसे लिख दिया जाए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ऐसे ही चलता रहे आखिरी तक 5, और फिर कहे बताओ, तो इसमें कभी कहीं 2 नहीं आया, तो क्या कहेंगे? 0, यानी 9 शून्य, कोई भी शून्य नहीं आएगा, 9 शून्य।
कोई भी शून्य नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो यूपीएससी में आया था। यूपीएससी में आया था, ये आया था, देखो भाई, ये अगला क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आया था 2020 में। इसमें पूछा है कि सीरीज चली हुई है 45 इंटू 50 इंटू 55 और इंटू 60, ये यहीं तक है, 60 पे स्टॉप है, लास्ट डिजिट हमारी 60 थी। कह रहा है ये सीरीज ऐसे दी हुई है तो अगर इन सभी को मल्टीपल करें तो अंत में हाउ मेनी जीरो आर देयर, यानी अंत में कितने शून्य होंगे। देखो सीरीज को देखते ही देखो ये 5 की टेबल चल रही है, इसका अर्थ है इसमें 5 तो कई बार आया होगा, 5 इसमें कई बार आया होगा। तो यदि हम 5 वाला ले लेंगे यानी लास्ट के डिजिट को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब जीरो बनती है वो दो डिजिट का पेयर होना चाहिए, 5 का और 2 का, दो संख्याओं का पेयर होना चाहिए, तब जाकर के वो जीरो बनेगी। और इसमें 5 कई बार आया है, तो इसमें कम क्या आया है, इसमें कम आया है 2। तो हमें छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 2 कितनी बार आया, क्योंकि 2 और 5 का जो पेयर बनेगा, जितनी बार 2 और 5 का पेयर बनेगा उतने ही जीरो बनेंगे। तो 5 तो कई बार आया है, अब 2 कैसे छांटेंगे, तो देखो जब 5 की टेबल दी हुई हो, ध्यान से सुनेंगे भाई, जब 5 की टेबल दी हुई हो तो 5 कई बार आया हुआ है, हमें केवल 2 पहचानना है, 2 कितनी टाइम्स आया होगा। तो जो लास्ट का नंबर दिया हुआ है इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, जो लास्ट का नंबर दिया हुआ है इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 12, 12 5 60 आ गया। ठीक है, अब ये जो 12 आया है इसमें कितने 2 होंगे ये हम चेक कर लेंगे, जो 12 आया है इसमें कितने 2 होंगे। तो तरीका चेक करने का वही वाला जो हमने अभी अभी एलसीएम लेकर के सीखा था या अलग अलग भाग करके सीखा था। तो 2 से करेंगे 6 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 पे जाएगा, और फिर 2 से करेंगे 1 पे जाएगा। यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा वो हम छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन है जो 1 पर भाग गया है। इन सभी का हम सम कर लेंगे, कितने हो गए 6 3 और 1 10, तो आंसर हो जाएगा इसमें 10, नंबर ऑफ जीरो 10 हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है, इजीली हो भी सकता है। फिर एक बार मैं समझा देता हूं, देखो इस सीरीज में 5 कई बार आया है, तो अगर आप लास्ट वाली संख्या को 5 से डिवाइड कर देंगे और फिर निकालें तो गलत आ जाएगा। कारण क्या है कि इसमें 5 कई बार आया, 2 कम बार आया, तो हमें 2 निकालना होगा। तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट लेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा 12 आया, इसमें फिर देख लेंगे 2 कितने हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिक्कत, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहे हैं कि आप कैसे करके दिखाएंगे। ध्यान रखिए 5 वाला ही दे रहे हैं। ये मिटा रहे हैं, आपको एक करके दे रहे हैं भाई, जो आप बता सको 5 वाला कितना है। ठीक है, इसका आंसर 10 था, ये यूपीएससी में आए थे। चलो बताएंगे, लिखा हुआ है 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20, और ये ऐसे ही गया है 500 तक, और पूछा है बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी। 500 तक गए। ये सेम सवाल है, पिछले वाले सवाल है। तो इसमें भी हमने जीरो जब बनेगा जब 5 और 2 का पेयर बनेगा, और इसमें हम जानते हैं 5 कई बार आया होगा, क्योंकि 5 है 10 है 15 है 20, क्यों, ये 5 के मल्टीपल चल रहा है। तो क्या करें, लास्ट वाले को 5 से डिवाइड कर दो, कितना बचा 100। लास्ट वाले को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 100 बचा। अब 100 में चेक कर लेंगे, इस 100 में चेक कर लेंगे कितने 2 आए हैं। ठीक है, तो करो 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 2 से करेंगे
12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और फिर 2 से करेंगे 1। ध्यान रखें हम इनमें रिमाइंडर को छोड़ रहे हैं, लास्ट वाला नहीं आया बोर्ड पे। हाँ चले आ जाएगा, थोड़ा पीछे कर देते हैं आप एक बार देखिए। लास्ट वाला जो है ये 1 है, अब तो दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, तो पहले 2 को किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 तिया 6, फिर 2 से जा सकता है 1। अब इस तरफ जितने भी आए हैं इन सब का हम सम कर लेंगे। किस किस का? 50 का, 25 का, प्लस 12 का, प्लस 6 का, प्लस 3 का और प्लस 1 का, इन सभी को जोड़ लेंगे। 4 6 10 तो 12, 12 5 17, 7 1 कैरी, 2 2 4 4 और 5 9 97। तो इसमें 97 जीरो होंगे। दिक्कत कुल कितनी जीरो हो जाएगी इसमें? 97, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने इसको 5 से क्यों नहीं लिया? कारण क्या था कि इसमें 5 कई बार आया है, हमने चेक करना था केवल 2 कितने बार आया है। तो लास्ट वाली संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा। उसके बाद फिर देख लेंगे 100 में 2 कितनी बार है, कहेंगे 97 बार, यानी 97 हम 2 इसमें से निकाल सकते थे। दिक्कत, ये आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी। क्या समझ में आई होगी कि नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकाल सकते हैं। जब कोई मल्टीपल में दी हुई हो उसका हमने, फिर कोई रैंडमली दी हुई हो वो भी सीखी थी, उसमें केवल हम देख लेंगे 2 और 5 का पेयर कैसे बन रहा था। और फिर हमने देखा कि जो 5 का मल्टीपल दिया हुआ हो उसमें कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जब 2 की टेबल दी हुई हो, यानी जो सीक्वेंस दी हुई होगी वो 2 का पेयर दी हुई होगी, तो उसमें कैसे हम नंबर ऑफ जीरो, उसके अलावा कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे वो सीखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।